1947 एक ऐसा साल जिसने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 15 अगस्त को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसके सामने नई चुनौतियां भी थी, क्योंकि जिन रियासतों ने 15 अगस्त तक भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं किया था, उनमें से एक था जूनागढ़, जो पश्चिम भारत के काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा था हैदराबाद, जो दक्कन के पठार के मध्य में स्थित था, और तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर की रियासत, जो हिंदुस्तान के उत्तर में स्थित थी और सबसे महत्वपूर्ण भी थी। आज हम इसी रियासत पर बात करेंगे। अगर आप 565 रियासतों की कहानी जानना चाहते हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। जम्मू और कश्मीर की रियासत उन 565 रियासतों में से एक थी जो भारत आज़ाद होने तक न भारत का हिस्सा बनी न पाकिस्तान का हिस्सा बनी। इस रियासत का क्षेत्रफल लगभग 84,471 वर्ग मील था। हालांकि इसकी आबादी लगभग 40 लाख के आसपास थी और मुसलमान यहाँ का सबसे बड़ा वर्ग था। सांस्कृतिक विविधता वाले इस रियासत में 5 मुख्य क्षेत्र थे। एक था जम्मू क्षेत्र, जो पंजाब से सटा हुआ था। दूसरा था कश्मीर घाटी, जो जम्मू से उत्तर में स्थित है। कश्मीर घाटी को पूरे देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। इसकी झीलें और इसकी ढलानें दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के पर्यटकों के लिए आकर्षक के केंद्र बिंदु थे और आज भी है। कश्मीर घाटी के पूरब में लद्दाख है, जिसकी सरहदें तिब्बत को छूती है और वहाँ के बहुसंख्य लोग बौद्ध है। इसके पश्चिम में कम आबादी वाला क्षेत्र गिलगित और बाल्टिस्तान है, जहाँ के अधिकांश लोग मुसलमान थे। ये अलग अलग और दूर दराज के इलाके 19वीं सदी में ही एक राज्य के अधीन आ पाए। इसको एक छतरी के नीचे लाने वाले जम्मू के डोगरा राजपूतों का एक राजघराना था, जिसने 1830 के दशक में लद्दाख जीत लिया और 1840 के दशक में अंग्रेजों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली। डोगराओं ने सदी के आखिरी तक गिलगित पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इस तरह जम्मू और कश्मीर राज्य यानी कश्मीर राज्य की सरहदें अफगानिस्तान, चीन, शिकोम और तिब्बत को छूने लगी। 15 अगस्त 1947 के बाद इसका राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि इस राज्य की सीमा 2 नए आज़ाद मुल्कों को छूने लगी। इसलिए यह सूबा आज़ादी के वक्त से ही दोनों देशों के बीच विवादों का केंद्र बन गया। सन 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, जो सितंबर 1925 में कश्मीर के गद्दी पर बैठे थे और अपना अधिकांश वक्त वह बम्बई के रेसकोर्स में और अपने इलाके के जंगल में शिकार पर बिताया करते थे। ये राजा उन राजाओं की तरह ही थे जो अपना अधिकांश वक्त ऐश आराम में बिताते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हरि सिंह ऐसे लोगों से मिलना अक्सर टालते थे जो समस्या पैदा करता हो। हरि सिंह के शासनकाल में उनका सबसे बड़ा विरोधी घाटी का एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का जन्म 1905 में एक शॉल बेचने वाले एक व्यापारी के घर में हुआ था और उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद वो कश्मीर में एक सरकारी नौकरी पाने में नाकाम रहा, क्योंकि राजा एक हिंदू था और मुसलमानों को ज़्यादा नौकरी देने से बचता था। सरकारी नौकरी से वंचित होने के बाद अब्दुल्ला ने एक स्कूल में शिक्षक का काम शुरू किया। 1930 की गर्मियों में शेख अब्दुल्ला को उस प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना गया जो मुसलमानों की समस्याओं को लेकर महाराजा से मिलने वाला था। इससे पहले कि वे लोग महाराजा से मिल पाते, एक आंदोलनकारी अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की वजह से पुलिस और विरोध प्रदर्शन करने वालों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसमें 21 लोग मारे गए। इसके बाद घाटी में सांप्रदायिक हिंसा का ऐसा दौर शुरू हो गया जिसने कई हिंदुओं की दुकानें लूट ली गई और उन्हें जला दिया गया। अगले साल यानी 1932 में महाराजा के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को आवाज देने के लिए एक ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके प्रमुख नेताओं में शेख अब्दुल्ला और गुलाम अब्बास शामिल था। गुलाम अब्बास एक वकील था और जम्मू से ताल्लुक़ रखता था। 6 साल बाद इस ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया, जिसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे। अब यहाँ से ही राजा हरि सिंह के खिलाफ लोकतंत्र की मांग तेज होने लगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला एक सोशलिस्ट था। इसीलिए उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छे संबंध बनने लगे।
क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर वैली में जातिवाद के खिलाफ काम करता दिख रहा था। इसी कारण हरि सिंह की भी चिंता बढ़ने लगी थी। इसी कारण शेख अब्दुल्ला को कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1946 में उन्हें एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया, जब उन्होंने डोगरा राजवंश से कश्मीर छोड़ चले जाने और जनता को सत्ता सौंप देने की मांग की। इसके बाद घाटी में फिर हिंसा शुरू हो गई और महाराजा ने राज्य में मार्शल लॉ लगा दिया और राजद्रोह के जुर्म में अब्दुल्ला को 3 साल की सजा सुनाई गई। पर जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त को बचाने के लिए यानी शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए कश्मीर भी गए, पर महाराजा हरि सिंह ने उन्हें फिर ब्रिटिश भारत में भेज दिया। अब जब यह साफ हो गया कि अंग्रेज जल्द ही हिंदुस्तान को छोड़कर जाने वाले हैं, तो महाराजा के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने उन्हें उकसाया कि वे अपने राज्य की आज़ादी के बारे में सोचें। अब महाराजा हरि सिंह अपने राज्य को एक स्वतंत्र राज्य देखना चाहते थे। वे कांग्रेस से इतनी नफरत करते थे कि भारत में विलय की वो सोच भी नहीं सकते थे। अगर पाकिस्तान जाते तो वहाँ पर हिंदू राजा चल नहीं पाता। इसलिए राजा हरि सिंह अपने राज्य को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखना चाहते थे। इस समय तक अप्रैल 1947 तक नई दिल्ली में नया वाइसरॉय आ चुका था। पता चला कि वो राजा का पुराना परिचित है। वे दोनों प्रिंस ऑफ वेल्स के स्टाफ में साथ में काम कर चुके थे। प्रिंस ऑफ वेल्स एक ब्रिटिश राजघराने का परंपरागत खिताब है जो राजा या रानी के सबसे बड़े बेटे को दिया जाता है। जब जून 1947 को गवर्नर जनरल ने हिंदुस्तान के बंटवारे की तारीख तय कर दी, तो वे अपने परिचित से मिलने यानी राजा हरि सिंह को मिलने कश्मीर रवाना हुए। इसकी वजह यह थी कि कश्मीर रियासत किस तरफ जाना चाहती है। कश्मीर पहुंचते ही माउंटबेटन ने कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक से मुलाकात की और उन्हें कहा कि वे राजा को समझाए कि अपने रियासत का यानी कश्मीर का विलय जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि माउंटबेटन को पता था दो विरोधी देशों के बीच जो फंसेगा वह स्वतंत्र रह नहीं पाएगा। यह सामान्य इतिहास यही कहता है, पर इस बात को राजा हरि सिंह टालते रहे। अब माउंटबेटन कश्मीर गए ही थे तो उनकी इच्छा थी कि वे राजा से मिले। जब उन्होंने राजा से मिलने का प्लान बनाया तो राजा ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारी से एक चिट्ठी लिखी कि राजा के पेट में दर्द है, वो अभी नहीं मिल सकते। बाद में यही पेट का दर्द सिर का दर्द बन गया और राजा हरि सिंह उस दिन माउंटबेटन से नहीं मिले, इसलिए माउंटबेटन को खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा। पर इस समय तक यानी 15 अगस्त तक कश्मीर ने न भारत में विलय किया न पाकिस्तान में विलय किया था। इसने दोनों देशों के साथ एक यथास्थिति समझौता यानी एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट करने का फैसला किया, जिसके तहत दोनों देशों से व्यक्तियों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक न लगे। पर मध्य सितंबर में पश्चिम पंजाब स्थित सियालकोट और जम्मू के बीच रेल सेवा निलंबित कर दी गई और राज्य के लिए ज़रूरी वस्तुओं को ले जा रहे यातायात को पाकिस्तान की तरफ से रोक दिया गया। जैसे ही पाकिस्तान के साथ रियासत के संबंध खराब होने लगे तो महाराजा ने एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्रियों को पद से बर्खास्त कर दिया। पहले काक की जगह एक फौजी अफसर जनक सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसे हटाकर पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बनाया गया। मेहरचंद महाजन के कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खुद कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे। वे हमेशा से चाहते थे कि कश्मीर भारत का ही हो। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री भी थे और राज्य मामले के मंत्री भी थे। आज हम जिस अखंड भारत को देखते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की ही देन है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब पटेल ने कहा कि उन्हें कश्मीर के पाकिस्तान में मिल जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन 13 सितंबर के बाद उनका मिजाज बदल गया जब पाकिस्तान सरकार ने जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब जिन्ना एक हिंदू बाहुल्य राज्य को पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब देख सकते हैं तो एक हिंदू शासित राज्य को भारत में मिलाने में क्या हर्ज है। 22 सितंबर 1947 को नेहरू ने पटेल को राज्य की खतरनाक और बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में एक लंबा पत्र लिखा
क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहती है, क्योंकि महाराजा और उनका प्रशासन शायद ही इस खतरे को झेल पाए। इसलिए समय की मांग यह कहती है कि महाराजा और उनका प्रशासन जल्द से जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करे और उनके साथ दोस्ती करे, ताकि वे पाकिस्तान से आने वाली मुसीबत का सामना कर सके। उन्होंने आगे लिखा कि अब्दुल्ला को रिहा करने और उसके लोगों के समर्थन को हासिल करने से कश्मीर के भारत में विलय का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इसी कारण 29 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से कश्मीर को हासिल करना चाहता था, क्योंकि पूरे कश्मीर में उस समय मुसलमान ही बहुसंख्यक थे। जहाँ तक महाराजा हरि सिंह का सवाल था, तो वे अभी भी एक स्वतंत्र राज्य के ख्वाब में जी रहे थे, जो उस समय मुमकिन नहीं था। 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध कायम रखना चाहते हैं। लगातार उड़ रही अफवाहों के बावजूद हमारा भारत या पाकिस्तान में मिल जाने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ हमारी राय बदल सकती है, और वो ये है कि अगर दोनों में से कोई भी हमारे खिलाफ शक्ति का प्रदर्शन करता है तो हमें अपनी राय पर पुनर्विचार करना होगा। इन शब्दों के बोले जाने के महज 2 सप्ताह बाद ही हजारों हथियारबंद लोगों ने राज्य पर उत्तर की दिशा से हमला कर दिया। इन हथियारबंद लोगों को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में तैयार किया गया था और उन्हें ही गोला बारूद देकर कश्मीर पर हमला करने के लिए तैयार किया गया था। इन्हें पाकिस्तानी सेना और ब्रिटिश सेना का भी आधार था। इन हमलावरों में अधिकांश पठान भी थे, जो उस इलाके से आए थे जो अब पाकिस्तान में है। उस समय और बाद में भी भारत की यह राय थी कि कबीलाई हमलावरों को पाकिस्तान ने भेजा और उसी ने उन्हें गोला बारूद भी मुहैया करवाया था, जबकि पाकिस्तान ने इसका यह कहते हुए खंडन किया कि ये पठान मुसलमानों का ही एक स्वपूर्ति हमला था, जो एक हिंदू राजा और उसके प्रशासन के द्वारा दबाए जा रहे अपने बिरादरों की मदद के लिए आए थे। हालांकि कश्मीर के एक हिस्से में ज़रूर असंतोष था। इसे थोड़ा और बैकग्राउंड से समझे तो इस मुसीबत की जड़ें पुंछ जिले में थी, जो श्रीनगर से पश्चिम में स्थित है। सन 1936 तक पुंछ का शासन डोगरा परिवार की उपशाखा द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन उसी साल यह महाराजा के सीधे शासन के तहत चला गया था। उस इलाके के स्वायत्त शासन को महाराजा द्वारा छीन लिए जाने और नए करों को लगाए जाने की वजह से लोगों में असंतोष था। इसलिए 14 अगस्त को पुंछ की कई दुकानों पर पाकिस्तानी झंडे लगा दिए गए, जिसका मतलब था कि वे कश्मीर जैसे निरपेक्ष राज्य की तुलना में पाकिस्तान के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। जब ये हमलावर 22 अक्टूबर को हिंदुस्तानी सेना पार कर कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे, तो राजा हरि सिंह के पास इन्हें रोकने के लिए कोई उपाय नहीं था। राजा हरि सिंह के पास जो सेना थी उसमें 50% से ज़्यादा मुसलमान सैनिक थे, जिन्हें किसी भी लालच के अधीन लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। झेलम की घाटी से आगे बढ़ते बढ़ते उनका पहला पड़ाव किशनगंगा के किनारे बसा मुजफ्फराबाद था। यहाँ जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री की एक बटालियन तैनात थी, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान सैनिक थे। अब हमलावरों ने राजा हरि सिंह की सेनाओं को जिहाद के नाम पर उन्हें अपने विचार से पलट दिया, जिसमें जिहाद साथ साथ लूट और खूब सारे धन दौलत की लालच दी गई। देखते देखते राजा के आधे से ज़्यादा सेना ने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसका डर राजेंद्र सिंह को पहले से ही था। जैसे ही ये हमलावर मुजफ्फराबाद पहुंचे, वहां पर उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने कश्मीर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब यहाँ से एक फिल्मी सीन शुरू होता है। अब ऊपर से हमलावर उरी की तरफ बढ़ रहे और ब्रिगेडियर कुछ 100 सिपाहियों को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रहे, यानी उरी की तरफ, जो मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के करीब करीब बीच में पड़ता है। हमलावर उरी पहुंचने से पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गए। वहां पर एक पुल था जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था। वो हमलावर आने से पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उस पुल को उड़ा दिया, जिस कारण उन हमलावरों को वहां पर 48 घंटे रुकना पड़ा। अगर वो 48 घंटे भारत को नहीं मिलते तो आज कश्मीर पर विवाद हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि कश्मीर सीधा पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता। पर किसी तरह वो हमलावर
2 दिन बाद उस नदी को पार करने में कामयाब हुए और उन्होंने राजेंद्र सिंह और उनके सैनिकों को मार दिया। अब वो हमलावर उरी से माहुटा की तरफ बढ़े, जहाँ एक बिजली घर था जो पूरे घाटी को बिजली की आपूर्ति करता था। उन्होंने उस बिजली घर को उड़ा दिया, जिससे श्रीनगर अंधकार में डूब गया। 24 अक्टूबर को माहुटा बिजली घर पर कब्जा करने के बाद कबीलाई बड़ी तेजी से खुली सड़क से होकर श्रीनगर की तरफ बढ़े। बीच में बारामुल्ला शहर पड़ता था। बारामुल्ला जैसे ही ये हमलावर पहुंचे, उन्होंने वहां हिंसा करना शुरू कर दिया। इसने साबित किया कि एक बार जब जिहाद की शुरुआती पागलपन का दौर खत्म हो जाता है तो सिर्फ लड़ाई की प्रेरणा लूटपाट और कत्लेआम से ही मिलती है। अब तो हमलावरों में ये लूट सी मच गई कि इस राज्य के बाजारों से लूट अपने ट्रकों में भरकर अपने मुल्क यानी वजीरिस्तान कैसे ले जाए। लूटपाट और हिंसा की भूख ने उन्हें अपने लक्ष्य श्रीनगर पर कब्जा करने से विमुख कर दिया। वे भूल गए कि वे क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हमलावरों ने तो हिंदुओं को छोड़ा ही नहीं, साथ साथ मुसलमानों पर भी अत्याचार किए। उन्होंने स्कूल के बच्चों, बूढ़ों और जो मिला उसे खत्म करने की कोशिश की। 24 अक्टूबर को जब ये हमलावर उरी से बारामुल्ला की राह पर थे तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को सैनिक सहायता के लिए संदेश भेजा। जैसे ही महाराजा ने भारत से मदद की गुहार लगाई तो 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में सरकार की सुरक्षा समिति की बैठक हुई और यह तय किया गया कि वीपी मेनन को ताज़ा हालत की जानकारी के लिए नियुक्त किया जाए। उसी दिन वीपी मेनन हवाई जहाज से कश्मीर पहुंचे। उस समय कश्मीर से संपर्क करने का केवल एक ही पर्याय था और वो था हवाई मार्ग। न रेल लाइन थी, न सड़क मार्ग था। जब वीपी मेनन का हवाई जहाज श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा तो उन्होंने वहां देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वह सीधे वहां से मेहरचंद महाजन के घर पहुंचे, जो कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और उन्हें खबर मिली कि हमलावर बारामुल्ला पहुंच गए, जो वहां से कश्मीर महज 50 मील दूर था। उसी दिन मेनन ने महाराजा से भी मुलाकात की और उन्हें सलाह दी कि वे जल्द से जल्द जम्मू जाए, जो हमलावरों से सुरक्षित स्थान था। अगली सुबह यानी 26 अक्टूबर को कश्मीर के प्रधानमंत्री और मेनन दिल्ली पहुंचे। उसी दिन सुरक्षा समिति की दूसरी बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा शेख अब्दुल्ला भी था। इस सभा में महाजन और शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार से अपील की कि तत्काल कश्मीर सेना भेजकर हमलावरों को वहां से वापस भगाया जाए। लेकिन इस सवाल पर माउंटबेटन अड़ गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है ही नहीं तो हम सैन्य संसाधन कैसे दे सकते हैं। हम कश्मीर की सहायता तभी कर सकते हैं जब कश्मीर भारत में विलय करे। अब मेनन तत्काल जम्मू रवाना हुए, जहां महाराजा ने शरण ले रखी थी। पर उस समय महाराजा हरि सिंह गहरी नींद में थे और पूरे रात के सफर की थकान उतार रहे थे। उन्हें जगाया गया और विलय पत्र पर तत्काल हस्ताक्षर करने को कहा गया। जैसे ही राजा हरि सिंह ने उस विलय पत्र पर दस्तखत किए, वह विलय पत्र लेकर मेनन दिल्ली पहुंचे और फिर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मेनन, माउंटबेटन, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे। वह विलय पत्र तब तक लीगल नहीं माना जाता था जब तक गवर्नर जनरल के उस पर साइन न हो। 27 अक्टूबर की रात में माउंटबेटन ने उस विलय पत्र पर यानी उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए और 27 अक्टूबर की सुबह दिल्ली से श्रीनगर के लिए पहला जहाज रवाना हुआ। इस जहाज में सिपाही और हथियार भरे हुए थे। उस दिन कुल 28 डकोटा विमानों ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी और इस तरह जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में मिला लिया गया। अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं।